वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ और पीसीएस की डे सीरीज में। ये जो सीरीज है हमारी, ये बीईओ और पीसीएस के लिए चल रही है। इस सीरीज में जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने जो डीपीएसपी थे उनको डिस्कस किया था, उनकी चीज़ों को जाना था, समझा था। और आज की क्लास में जो बातचीत होगी वो होगी मौलिक कर्तव्यों के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर कर्तव्य की बात करूं तो कर्तव्य का यहाँ पर सेंस क्या है ये आप समझो। देखो भाई, जब भी हम कर्तव्य की बात करते हैं ना, तो कर्तव्य कभी भी बाध्यकारी नहीं होते हैं, ध्यान रखना। कर्तव्य कभी भी बाध्यकारी नहीं है। जैसे आपका एक कर्तव्य है कि आपको पढ़ना चाहिए। अब ये कोई बाध्यकारी चीज़ है क्या कि आपको पढ़ना चाहिए? आपका मन है, आप पढ़ो पढ़ो, ना पढ़ो ना पढ़ो। या फिर आपका कर्तव्य है कि आपको अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन लोग वृद्धाश्रम में छोड़े आते हैं। अब ऐसे सभी लोग जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ करके आ रहे हैं, उनको कोई जेल थोड़ी होती है, उनको कोई फांसी की सजा थोड़ी हो रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया। भाई छोड़ दिया भाई, कर्तव्य था, सेवा करनी है बट नहीं करी। तो इसी चीज़ को यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। तो कर्तव्य जो है ये बाध्यकारी नहीं है और मूल संविधान में इनको जोड़ा भी नहीं गया था, क्योंकि हमने ऐसी कोई ज़रूरत समझी नहीं। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी के समय पर जब लोग ज़्यादा ही फंडामेंटल राइट्स की आवाज़ उठाने लगे कि हमारे ये मौलिक अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार हैं, तो फिर लोगों को समझाने के लिए कि अधिकार तो हैं तो कुछ कर्तव्य भी हैं। अगर आप अधिकारों की बात करोगे तो कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। इसी कारण से इंदिरा गांधी के समय पे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे पढ़ो फिर आगे देखते हैं। यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया, ना कि मूल कर्तव्यों को, यानी मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में जोड़ा जाए। उनको लगा ये जरूरी नहीं है, इतना तो लोग समझते ही हैं। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को डीपीएसपी के रूप में शामिल किया। मतलब संविधान में जो राज्य के कर्तव्य हैं वो तो पहले से शामिल थे, बट लोगों के कर्तव्य क्या होंगे इनको हमने जोड़ना जरूरी नहीं समझा। हमको लगा कि नागरिक इतने हमारे समझदार हैं ही कि अपने कर्तव्यों का पालन खुद से करेंगे। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी को ये बात समझ में आई कि हमारे लोग कैसे हैं, इसीलिए उन्होंने 1976 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा। बात समझ रहे हैं? हाँ, अब देखो, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। ठीक है, यानी ज़्यादातर देशों में मौलिक कर्तव्यों को रखा नहीं गया है। लोगों को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे कर्तव्य क्या है, लेकिन हमने इसको रखा है और हमारे साथ साथ जापान ने भी रखा है। जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है, हमने भी रखा है। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य हैं। यानी अगर भारतीय संविधान या अगर संविधान आपको मूल अधिकार दे रहा है तो कुछ कर्तव्यों का भी पालन आपको उसके अंतर्गत करना पड़ेगा। ठीक, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, यानी रूस से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं कब जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किस समिति की सिफारिश से जोड़े गए हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए हैं। और किस देश से ग्रहण किए गए हैं भैया? तो ग्रहण किए गए हैं रूस से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, वर्तमान में अच्छा, ये किस अनुच्छेद में है तो ध्यान रखना 51A में है और भाग है इनका 4A। तो भाग है 4A और अनुच्छेद है 51A। ठीक है,
वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है, जबकि जब इन्हें जोड़ा गया था तब इनकी संख्या 10 थी। यानी 1976 में जब इन्हें जोड़ा गया तब इनकी संख्या थी 10 और अब एक और बढ़ गया है तो अब हो गई है 11। ठीक है, 11वां कौन सा बड़ा है देख लो। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, अगला पॉइंट देख लो। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। अब हम देखते हैं हमारे मौलिक अधिकार मतलब मौलिक कर्तव्य क्या है। ठीक है, चलो भाई देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पहला, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, अब ये आपका कर्तव्य है कि आप राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का जो है पालन करो, लेकिन बहुत से लोग पालन नहीं करते हैं। राष्ट्रगान होता है तो नहीं खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है जो मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखो, राष्ट्रीय ध्वज कहीं ज़मीन पे पड़ा हुआ है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे वहाँ से उठाएं और सुरक्षित किसी साफ स्थान पर उसको रख दें। ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा ना भी करो, मान लो आपने देखा कि कूड़े के ढेर में एक तिरंगा पड़ा हुआ है, आपने उसे इग्नोर कर दिया और अपने रास्ते पे चलते चले गए, तो इसके लिए आपको कोई दंडित नहीं करेगा। आपका कर्तव्य था उसको उठा करके सुरक्षित जगह रखना, आपने नहीं किया, आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, कोई बात नहीं किया तो, लेकिन इसके लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपने उस ध्वज को इग्नोर किया, चलिए ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप उस ध्वज के पास गए और आपने उस ध्वज में आग और लगा दी, मिट्टी का तेल छिड़क के या फिर पॉलीथीन डाल के उसमें आग और लगा दी, तो ये हो गया उसका अपमान। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन आपको राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये बात आपको स्पेशल याद रखनी है। आपको राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान करना है करें और ना करना है तो ना करें, लेकिन अपमान करने का अधिकार नहीं है। जैसे मान लो आपके गुरुजी जा रहे हैं, जैसे मान लो मैं ही जा रहा हूँ मार्केट में, आपने मुझे देखा, आपको अगर मुझे देख करके आपके मन में श्रद्धा भाव आता है तो आप मुझसे प्रणाम कर सकते हैं, नहीं आता है आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। आपका मन हुआ तो आपने सम्मान किया, नहीं मन हुआ आप अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन ये बात नॉर्मल है कि आपने मुझे देखा, मेरा सम्मान किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अच्छी बात है। लेकिन सम्मान ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरा अपमान करेंगे, आप मुझे वहीं गरियाने लगे तो फिर मैं आपको पेल दूंगा। ये बात समझ लो। तो कहने का अर्थ है कि आपको अगर किसी का सम्मान करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन सम्मान ना करने के अंतर्गत किसी का अपमान करना शामिल नहीं है। ये चीज़ें यहाँ आपको समझाना चाह रहा था मैं। ठीक है, दूसरा देखो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उनका पालन करें। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी सिद्धांत थे, हम उनको हृदय में रखें। हम लोग गांधी जी को ही गरिया देते हैं तो बताओ क्या करें भैया। अब उनका कर्तव्य है कि सम्मान करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं, धूर्त हैं। आगे देखो, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें एवं उन्हें अक्षुण्ण रखें। अब कुछ लोग रख रहे हैं, कुछ लोग नहीं रख रहे हैं। ठीक है, खालिद एक व्यक्ति था, उमर खालिद नहीं था, कोई था, AMU का छात्र था, वो CA के आंदोलन के दौरान नारे लगा रहा था कि असम को भारत से अलग कर दो। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमारे यहाँ पे। देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, यह हमें करना चाहिए। 6वां नंबर देखिए, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7वां देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील और वन्य जीव है, ठीक है, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ये भी आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए।
अब रखो तो ठीक है, वरना लोग तो चिकन भी मार रहे हैं, मटन भी मार रहे हैं, सुअर भी मार रहे हैं, भैंसा बकरा सब खा जाता है आदमी। तो भारतीय संविधान तो कह रहा है भैया इनकी सुरक्षा करो, प्राणियों के प्रति दया का भाव रखो, लेकिन लोग नहीं रख रहे हैं। तो बताओ क्या कर सकते हैं भाई, उनका कर्तव्य है, लेकिन भाई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। तो बस ऐसे ही चल रहा है देश हमारा। 8वां देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब लोग ऐसा नहीं करते हैं। कोई भी आंदोलन होता है तो लोग सबसे पहले किसको नुकसान पहुंचाते हैं? सरकारी संपत्ति को, है ना। बस में आग लगा देंगे, ट्रेन में आग लगा देंगे, है ना। या आपने देखा होगा लोग ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन में बैठे हुए हैं, अब 2-3 घंटे का सफ़र है और जिस गद्दी पर बैठे हुए हैं मालूम चला उसमें छोटा सा छेद है, हल्का सा गद्दी में छेद है, इस पर आप बैठे हो। अब लोग खाली बैठे बैठे क्या करेंगे, एक उंगली उसमें घुसा दी जाएगी और अंदर से उसकी जो रुई है उस रुई को धीरे धीरे बाहर निकालना आदमी शुरू कर देगा। 2-3 घंटे के सफ़र में जब तक वहाँ से उठेगा तब तक इस छेद को इतना बड़ा कर देगा। अगला यात्री आएगा, इस क्षेत्र में मतलब इस छेद को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, वो इतना बड़ा कर देगा। अंत में एक स्थिति ऐसी आएगी कि सीट वो फट जाएगी। लोग ऐसा करते हैं। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि भैया जो भी सरकारी संपत्ति है वो आप ही की है। नेताजी बैठ नहीं आएंगे उस ट्रेन में, वो आप ही के। नेताजी बस में नहीं चलते हैं, वो आप ही को चलना है। तो अगर आप उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो आप अपनी ही संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, सीधी बात है ये। आगे देखो, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। 11वां मौलिक कर्तव्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कब जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत, और है क्या कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना। देखो, बच्चों के लिए पढ़ने का अधिकार 21 में है, शिक्षा का फंडामेंटल राइट है, लेकिन कोई बच्चा खुद से पढ़ना नहीं चाहता, है ना भाई। कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो वो खुद से स्कूल तो जाएगा नहीं। तो उसके जो अभिभावक हैं उनका ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेजें। ठीक है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ने स्कूल भेजें। अब बहुत सारे अभिभावक ऐसा नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने स्कूल नहीं भेज रहे। तो अगर आप ही अपने बच्चे को पढ़ने स्कूल नहीं भेजोगे तो आपको कोई जेल में नहीं डाल देगा कि तुम अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने क्यों नहीं भेज रहे हो। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। देखो, वर्तमान में 51A के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, जिनमें 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से और 11वां 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ऊपर हमने देखा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के 3रे स्थान पर रखा गया। ध्यान रखना, पेपर में आए हुए प्रश्न है ये। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, यानी मौलिक कर्तव्य कोई पालन करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, आप कोर्ट में नहीं ले जाओगे, सीधी बात है। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। यानी आप किसी को कोर्ट नहीं ले जाओगे कि साहब तुम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, सीधी बात है ये। ठीक। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग, एक सेकेंड, हाँ जी, आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया। निदेशक तत्वों की तरह मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यानी कोर्ट में नहीं जाएंगे, सीधे, जैसा मैंने बताया। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, कोर्ट नहीं ले जा सकते आप, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान बनाकर इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। वैसे तो इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर संसद चाहे तो फिर कोई कानून बना सकती है, किसी विशेष मूल कर्तव्य को लागू कराने के लिए स्पेशल कानून का निर्माण संसद कर सकती है। कुछ मूल अधिकार जो सभी के लिए हैं, वे चाहे नागरिक हों या विदेशी, लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशी लोगों के लिए। ठीक है, यानी मौलिक कर्तव्य जो है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों लोगों को मिलते हैं। मौलिक कर्तव्य राष्ट्र विरोधी तथा सामाजिक विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय ध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में काम करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, करोगे तो ऑब्वियस बात है जेल जाओगे।
मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, उनमें अनुशासन प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है बल्कि वे राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं। ठीक है साथियों, आया समझ आपको? इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसका नाम था मूल कर्तव्य। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था इसीलिए जल्दी खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से अगर आप कोई भी सवाल आएगा तो आप आसानी से उसको कर पाओगे। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।